बड़ी भारी काले आई 5 काले। नमस्कार, गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं जेवीएन विजन टीवी और आपके साथ मैं हूं आपका साथी होस्ट एंड दोस्त मुनीश नंदन। मेरा ख्याल से दिन के बाद फिर आज मुलाकात करने का वक्त मिल गया। देर ज़रूर हुई है, देर आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं, क्योंकि आपको मालूम है कुछ ही समय पहले बरसात हुई और फिर बर्फबारी हुई जिसका बेसब्री से इंतज़ार था। और पिछले हफ्ते आपने हमारा कार्यक्रम देखा था बागवानी से जुड़ा। रूट स्टॉक पर हम डॉक्टर अगरदास जी से मिले थे और उन्होंने तमाम जो जानकारियाँ हैं राय सिंह ठाकुर साहब के माध्यम से मिलकर जो हमने रूट स्टॉक की तमाम जानकारी आपसे साझा की थी। और इस हफ्ते बागवानी से जुड़ा कोई कार्यक्रम हम नहीं कर पाए थे और बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं उन्होंने सवाल पूछना शुरू कर दिया था कि हम अक्सर जेवीएन विजन टीवी देखते हैं, इस हफ्ते क्या स्पेशल होने वाला है। और स्पेशल आपको मालूम है जेवीएन विजन टीवी है तो स्पेशल तो होगा ही। इस हफ्ते हमारा जो प्रयास है वो अनोखा होने वाला है, क्योंकि नई प्लांटेशन और ग्राफ्टिंग का वक्त जो है वो अब करीब आ गया और हम चाहते हैं कि अपने व्यूवर्स को हम बताएं कि कौन कौन सी वेराइटीज़ वो लगा सकते हैं इस आने वाले सीजन में। क्योंकि इस बार एक तो बर्फबारी कम हुई है, मौसम जो है वो प्रतिकूल नहीं रहा, अनुकूल नहीं रहा और इस वक्त बागवान असमंजस में था। लेकिन पिछली जो बर्फबारी हुई उसके बाद थोड़ा सा उम्मीदें जागी हैं और आज आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हम एक बार फिर चले आए। लीजिए आज एक बार फिर आपसे हम आपकी जो मुलाकात करवाते हैं बागवानी विभाग से। मेरे ख्याल से रिटायर हुए अभी कुछ ही वक्त हुआ होगा, लेकिन उससे पूर्व और अब तक अपनी सेवाएं बागवानी विभाग में देते रहे हैं और अभी भी बागवानों के लिए अग्रणी है डॉक्टर अगरदास जी। आज फिर जेवीएन विजन टीवी की टीम के साथ है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हैं? बहुत बिल्कुल फिट। अरे वाह। आदमी जब अपने बागीचे में होता है तो उसकी तंदुरुस्ती अपने आप दिखाई देती है और अगरदास जी के बगीचे में आज तो जेवीएन विजन टीवी की टीम स्वयं पहुंची है। हम आज ये देखने आए हैं कि डॉक्टर साहब हर बार कुछ ना कुछ हमें बताते रहते हैं कि इस बार हम क्यों ना उनके बगीचे में जाकर तमाम जानकारियां हासिल करें। आप स्वास्थ्य तो आपका ठीक है, बेहतर है? बिल्कुल। पौधों का स्वास्थ्य कैसा है? बिल्कुल ठीक है, आप देख ही रहे हैं। मैं यहाँ पर M7 जो ब्लॉक है मेरा जी, इसमें हूँ और इसमें ऑरेगन 2 जो है वो वैरायटी लगी हुई है जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त जी। ये M7 है, कॉलोनल रोड स्टॉक। और ये काफ़ी पुराना हो चुका है अब, लेकिन अच्छी प्रोडक्शन में है और क्वालिटी और साइज बार ये जो ऑरेगन स्पर है जी। ये बेहतर है यहाँ हमारे इस खेत के लिए या इस हाइट के लिए। हम 6800 फीट में है इस वक्त। 6800 फीट पर अगर आप ये स्पर लगाते हैं तो इसके अच्छे रिजल्ट्स और अच्छे क्वालिटी का फ्रूट जो है देखने को मिलता है। तो अभी जब हम पिछली बार आपसे मिले थे सर तो हमने ये पूछा था कि क्या बागवानों को अभी पौधे लगाने के लिए इंतजार करना चाहिए था, तो उस दिन आपने ये कहा था कि मौसम बरसेगा। इंतजार खत्म हो गया, इंतजार खत्म हो गया और अब सभी बागवान भाइयों को सलाह दी जाती है कि नमी है जी। और अब जो है आप पौधारोपण जो है वो शुरू कर दें। मेरा ख्याल से अभी जो आपके एलिवेशन है, अगर आप लोअर एलिवेशन, बीच वाला जो एलिवेशन, हाइट वाला एलिवेशन, क्या अभी तीनों जगह स्टार्ट कर देना चाहिए? हाइट में अभी 2-4 दिन अभी समय रहेगा क्योंकि वहाँ नमी थोड़ी ज़्यादा है, बर्फ ज़्यादा गिरी है ना जी। और जो हमारी हाइट ये है या इससे नीचे 5-5.5 हज़ार की हाइट है जी, वहाँ पर जो है पौधरोपण का कार्य जो है वो अब शुरू कर देना चाहिए। और ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि 20 तारीख के बाद भी कुछ मौसम में परिवर्तन आए और जब तक हमारी प्लांटेशन हो जाती है जी, तब तक वो सोने पे सुहागा हो जाएगा यदि उसके ऊपर बारिश या बर्फ गिरती है। तो डॉक्टर साहब आज जो है अगला मेरा सवाल आपसे ये है कि स्पर एक ऐसी दौड़ हो गई कि हर कोई स्पर के बारे में बात कर रहा है। आज वैरायटीज़ की अगर आप बात करते हैं तो अलग अलग एलिवेशंस पे आप अब अपने हिसाब से कौन सी वैरायटी ज़्यादा बेहतर मानते हैं? देखिए स्पर वैरायटी में जैसे हमारे पास एक्सट्रीम लो हाइट्स हैं उस पे जो है स्कारलेट स्पर 2 बेहतर परफॉर्मेंस कर रहा है जी। और
रेड कैप वोल्टाइट के भी बड़े अच्छे जो है वो फल आ रहे हैं जी। और इसके साथ साथ जो है जो थोड़ा उससे ऊपर हो जाते हैं हम 6 और 7 हज़ार के बीच में, उसमें सुपर चीफ भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है जी। और इस बीच में जो है कुछ ये सेमी स्पर टाइप के पौधे आए हैं डिलीशियस में से निकलकर। इसमें आपके रेड ब्लॉक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और जेरोमाइन भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है जी। और बाकी गालास की भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है। अब तो लेटेस्ट डार्क बैरन गाला आया है, इससे पहले हमारे पास जो गाला थे जी। जैसे गेल गाला है जी। इस बगीचे में भी गेल गाला ही लगा है जो यूएसए से इंपोर्ट हुआ था किसी समय और अच्छी परफॉर्मेंस है उसकी भी। और गालाज में तो अब बहुत सारी रेंज आ चुकी है और गाला लगाना कोई वैसा भी नहीं है कि किसी हाइट पे कौन सा लगाया जाए गाला जो है वो बेहतर ही रिजल्ट देगा आपको। जी। तो ये मतलब आपकी जो है अलग अलग स्पर की अलग अलग वेराइटीज आपने बताई है। हाँ, मार्केट प्राइस के हिसाब से अभी कौन सा ज़्यादा बेहतर है? मार्केट तो देखो जैसे ही शुरू में कब खाली मार्केट में कोई सेब जाता है जी। वो चाहे किसी भी प्रकार का अच्छा ही रिजल्ट देता है। हमने देखना है कि पौधे का विगर क्या बनता है जी। और साइज और शेप में क्या फ़र्क आता है। इस तरह की वैरायटीज़ हमने जो है वो उनका चुनाव करना है। और मार्केट में तो स्कारलेट स्पर 2 भी का जो है काफ़ी अच्छा दाम मिलता है। इवन हमारे रेड ब्लॉक्स और ये जेरोमाइन के भी लास्ट ईयर में बहुत अच्छे दाम मिले हैं। अब इसके बाद जो है रेड कैप वोल्टाइट भी मार्केट में जा चुका है, उसके भी अच्छे दाम मिले हैं बागवानों को। और इसके अलावा गालास के बड़े अच्छे दाम मिले हैं। पिछले वर्ष 2020 में हमने देखा गालास की डिमांड बहुत रही है मार्केट में, तो वो चाहे गेल गाला था, वो चाहे डार्क बैरन गाला था, गाला वल गाला था और शिनाको रेड गाला था। इस तरह के गाला जो है मार्केट में जाने शुरू हो गए और काफ़ी अच्छे दाम मिले हैं मार्केट में। डॉक्टर साहब आपसे सवालों का सिलसिला मैं जारी रखूंगा, लेकिन उससे पहले आज जो जेवीएन विजन टीवी का प्रयास है, क्योंकि ग्राफ्टिंग का जो वक्त है वो काफ़ी करीब आ गया है। मेरा ख्याल से कुछ ही पलों के बाद अब ग्राफ्ट करना जो है बागवान शुरू कर देगा। तो हम चाहते हैं वो जो ग्राफ्ट करने के तौर तरीके अगर कोई सीखना चाहता है या कोई ऐसा शख्स है जिसे ग्राफ्टिंग करनी नहीं आती या आपको जो है अपने बागीचे के लिए किसी और को ग्राफ्टिंग के लिए हायर करना पड़ता है, किसी और को बुलाना पड़ता है, तो कुछ विधियां हैं जो हम आज जेवीएन विजन टीवी आपको बताना चाहेगा। और इस वक्त हमारे साथ वो तमाम विधियां एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सेब में अमूमन जो है हम टंग ग्राफ्टिंग करते हैं। यदि हमने सीडलिंग या क्लोनर रूट स्टॉक पे पौधा तैयार करना है नर्सरी में तो उसके लिए टंग ग्राफ्टिंग जो है वो बिल्कुल माफिक मानी जाती है। और अब तो चिप बडिंग का भी ज़माना आ गया है। चिप बडिंग से भी जो मई जून में होती है उससे भी पौधे तैयार किए जा सकते हैं। और जहाँ तक रही बात टॉप वर्क करने की, कई बार पौधा ऑफ वैरायटी निकलता है, उसको टॉप वर्क करना पड़ता है। टॉप वर्क में जो है हम टंग ग्राफ्टिंग के अलावा जो है वो क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग का भी प्रयोग करते हैं। कुछ नई विधियां भी कई इजाद की है जिनका भी नाम नहीं है, तो वो भी टॉप वर्किंग में जो है काम आई है। आपको यहाँ पर हम जो है इस वक्त किस प्रकार से यदि आपको छोटा पौधा जो है वो उसको चेंज करना है किस विधि से वो होगा, तो वो टंग ग्राफ्टिंग उसके लिए बहुत माफिक है, तो वो आपको बताई जाएगी। और जो सेब में जो पौध तैयार होती है उसके लिए पहले ही मैंने बताया कि टंग ग्राफ्टिंग से ही पौधा जो अभी तैयार किया जाता है। तो मतलब आपका मानना यह है कि सबसे बेहतर जो है वो टंग ग्राफ्टिंग के रिजल्ट है, क्योंकि वो उसके जो डाया है टहनी का उसके हिसाब से होती है। वो यदि मोटी टहनी काटनी है तो उसके लिए हमें जो है वो क्लेफ्ट ग्राफ्टिंग का प्रयोग करना पड़ता है। मैं अपने व्यूअर्स को एक बार बता दूं कि हम लोगों ने डॉक्टर साहब का दूसरा जो बागीचा है वहाँ भी हम गए थे, लेकिन वहाँ सिग्नल प्रॉपर ना होने की वजह से वहाँ पे चिप ग्राफ्टिंग भी आपने कर रखी थी, वो चिप बडिंग जो हम कह सकते हैं वो भी इन्होंने कर रखी थी। हम अपने व्यूअर्स को दिखाना चाहते थे, लेकिन सिग्नल प्रॉपर ना होने की वजह से, क्योंकि अदरवाइज आपने कहना था कि अपना कैमरा साफ करिए जी, और मेरे जो कैमरामैन है सुशील मेहता, फिर उनके ऊपर हर बार इल्ज़ामात आ जाता है। तो वो इल्ज़ाम से बचने के लिए हम लोग जो है वो आपको चिप बडिंग नहीं दिखा पाए, लेकिन कुछ उसके बारे में भी थोड़ा हम साझा करेंगे। सबसे पहले आइए सर, ये हम एक बार देख लेते हैं डेमोन्स्ट्रेशन। आपका बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत अभिनंदन। पहले अपना नाम बताएं हमारे व्यूअर्स को। विनोद हमटा जी। अच्छा, गाँव वोट का रहने वाला हूँ। और कितने समय से आप ये ग्राफ्टिंग कर रहे हैं? 32 साल हो गए हमें।
ग्राफ्टिंग करते हैं? हाँ, केवल अपना ही काम किया है, कहीं इधर उधर किसी के काम पे तो नहीं गए। लेकिन जितना भी काम अपने बगीचे में वो अपने हाथ से किया है आज तक, और हर तरह की ग्राफ्टिंग की कोशिश की है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने- मैं सब कुछ जानता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है जी। हर बार सीखने की कोशिश करते हैं, नए लोग आते हैं, उनसे सीखा है। जी। तो और आपके जो रिजल्ट हैं वो 100% नहीं, रहे हैं? 100% नहीं हो सकते हैं। अच्छा। क्योंकि ऊपर वाला ही है वो, जो अरे वाह। 100% हो सकता है। हाँ, इतना कह सकता हूँ 98-99%। अब 100 में से हाँ, एक आधा अगर इतना खराब हो जाए तो वो खराब तो फिर होता ही कोई होता है। मेरे ख्याल से कोई हाँ जी। एक्सक्यूज भी नहीं बनता। तो थोड़ा हमारे व्यूवर्स को आप बता दें कि जो ये आप जिस पे आप ये ग्राफ्टिंग कर रहे हैं, इसका डाया कितना होना चाहिए? क्या इसके ऊपर जो आपने ग्राफ्ट लगाना है क्या वो भी बराबर साइज होना चाहिए? भी एक ऐसा सवाल कोई जरूरी तो नहीं है, ओके क्योंकि आपको एक समान तो टहनियाँ मिलेगी नहीं। जी। आज तो ट्रेंड ये हो गया जी, कोटखाई जाओ, कोटगढ़ जाओ, रोडू जाओ, तो खरीद के ले आओ, आपको स्टिक देंगे, जी। तो वो आपको लगानी ही लगानी है। 100 रुपए की एक कलम या 2 कलम आती है, उसको अच्छा। वेस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। नहीं वेस्ट करेंगे, तो कोई मतलब वेस्ट नहीं करना चाहता उसको। अपने सही तो अपने जिस तरह हिसाब का- से आप काट नहीं हाँ, सकते। तो ये इस तरह का है, ये टंग ग्राफ्टिंग का। जैसे ये ले लिया ना जी, जी। ये ले लिया आपने। मैं एक बार ये हमारा जो कॉलर माइक है उसको आज मैं हटाने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सर की जो आवाज़ है वो हमारे व्यूवर्स को साफ सुनाई दे, ताकि और साथ साथ ये जो है आपको डेमोस्ट्रेशन पूरा दिखे। ये आप यहाँ पे लगा दें सर माइक। आज मैं आपको खुद माइक लगा रहा हूँ, अक्सर मेरी टीम मुझे माइक लगाती है। धन्यवाद। तो ये आप बता दीजिए थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन। ये टंग ग्राफ्टिंग का है जी। जी इस तरह से ले लिया आपने, वुडवर्ड ले लिया ना जी इसको, इस तरफ से यूँ छिल देंगे जी और यहाँ चीरा लगा देंगे इसमें, जी बीचों बीच चीरा लगा दिया। जी। और सामने भी आपको इसी तरह से ये तैयार करना है। जी। ये इस तरह से कर दिया ना, और ये यहाँ भी बिल्कुल बीचों बीच चीरा लगा के। और नौजवानों के लिए विशेष रूप से कहूँगा जी बिल्कुल, वो कि मैं कहने वाला था। खुद सीखने की कोशिश करें, ये रॉकेट साइंस नहीं है, जी बहुत आसान है। खास करके आप नाशपाती से शुरू करें। जी नाशपाती में अगर आपके पास प्लास्टिक भी नहीं हो तो चिकनी मिट्टी गोबर से भी हमने पौध तैयार किए हैं ये। शौक होता था जब 8-10 में पढ़ते थे, जी तो चिकनी मिट्टी गोबर का लेप लगा के बांध दिया जी। और कलम चल पड़ी। अरे वाह, क्या बात है। तो बस इसके बाद कुछ नहीं, इसके बाद प्लास्टिक बांधनी है पूरी तरह से, जी। ताकि हवा का संचार इसके अंदर ना हो। अच्छा, तो ये जो है मतलब इसको जो है क्या इसमें कोई प्रोसेस है कि आपको एक तरफ से इसकी खाल जो है एक तरफ से मिलाना बहुत जरूरी रहता है। अगर आप मान लो आपका कलम यदि कमजोर है या मतलब थोड़ी पतली है जी, बीच में आप यदि ये लगाएंगे जी तो इस सूखने का खतरा हो सकता है। अच्छा, इसलिए एक तरफ ले जाके जी इसकी खाल को मिला देंगे जी, और उसके बाद आप प्लास्टिक बांध दीजिए। हो गई कलम। मतलब जो आपको इसमें वो लेप वगैरह लगाने की जो है आपको वो जरूरत आज नहीं। आवश्यकता नहीं है जी। अच्छा। आज की वो तो अगर आपने काफ़ी मोटी टहनी मान लो 3 इंच 4 इंच, जो मतलब क्या कहते हैं उसे, मतलब अगर आप पौधे को चेंज करना चाहते हैं। हाँ जी, टॉप वर्किंग जो डॉक्टर साहब ने भी कहा। हाँ जी, हाँ जी, टॉप वर्किंग में आप लगा सकते हैं उसको, चिकनी मिट्टी गोबर के लेप लगा के उसके बाद प्लास्टिक बांध लो तो उसके अच्छा, ये रिजल्ट जो बहुत प्लास्टिक बांधने का जो इसमें कार्य करते हैं, इसके पीछे वजह क्या है डॉक्टर साहब? थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि एक बार अगर इसके बाहर से हम जो ये प्लास्टिक इसको बांधना, एक तो मुझे लगता है कि आप जो है इसको ये आसानी से हिलेगी नहीं। हाँ, हिलेगी भी नहीं, लेकिन एयर का है ना इसमें, ये ओपन जख्म रखेंगे हम जी, तो इसलिए ड्राई हो जाएगा। अच्छा, इसलिए इसको सील करने के लिए जो है वो प्लास्टिक में बांधा जाता है। ओके, सील करेंगे इसको एक प्रकार से। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, पहले इसको सील करते थे बड़े पुराने जमाने में 50s में गोबर और चिकनी मिट्टी से ही, तभी कलम चल पड़ती थी। अच्छा, लेकिन अब जो है प्लास्टिक आ गई, बड़ी अच्छी अच्छी किस्म की प्लास्टिक्स हैं अब तो, काफ़ी एडवांस हो गया। और उसको लगा के इसमें एक तो ये प्रॉपरली बन जाएगा, दूसरा इसमें पानी और हवा का संचार नहीं होगा, इसलिए जो छिला हुआ है वो कवर हो जाएगा। क्या बात है। अच्छा, ये एक तरीका हुआ जो सबसे बेहतरीन तरीका है। सबसे बेहतरीन तरीका यही है जी। अच्छा, इससे जो है आपका कलम फेल होने के जो चांसेस है वो बहुत कम हो बहुत ही जाते कम हैं। हो। क्या कोई दूसरा तरीका है? तरीके और भी हैं जी।
अगर आप थोड़ा सा डेमोस्ट्रेशन दे सकें, वो जस्ट एक मैं अपने व्यूवर्स को एक बार फिर बता दूं कि सबसे जो बेहतरीन तरीका इन्होंने कहा, यही सबसे बेहतरीन और सबसे आसान तरीका है। अच्छा, एक चीज़ मैं और डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगा। अब सवाल मैं अगला आपसे लेना चाहूँगा, एक सेकंड मैं ये आपसे यहाँ से ले लेता हूँ सर, क्योंकि हम चाहते हैं कि सवाल जो है वो अगर कोई व्यूवर्स के भी हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो भी जो है सवाल पूछ सकते हैं, आप भी हमसे सवाल पूछ सकते हो। अच्छा डॉक्टर साहब, एक मेरा आपसे एक सवाल ये है कि ये जो हमने ग्राफ्टिंग के ऊपर ये मटेरियल लगाया है, इसका कोई साइज का इसमें कोई इशू है, या कोई आंखें जिसे कहते हैं कि आप ये बर्ड जो इसके ऊपर है, इसका कोई इसमें रूल है इस तरह का कि कितनी बर्ड्स होनी चाहिए, या ये जो है इसमें 2 बर्ड्स यदि ऊपर रह जाती हैं तो काफी, अमूमन 3 बर्ड्स लगाए जाते हैं इसमें, 3 बर्ड होते हैं। तो जैसे एक तो इसी में कवर हो गया यहाँ अंदर जी, और 2 ऊपर रहते हैं जी। तो जो हमारी साइन वुड होता है उसमें 3 आंखें जिसको हम बोलते हैं स्थानीय भाषा में, वो 3 आंखें उसमें लगाते हैं जी। और अमूमन जो अच्छा ग्राफ्टर होगा वो 2 आंखों वाले भी चला लेते हैं, क्योंकि अब कंजूसी करनी पड़ रही है ना, महंगी है ना बर्ड जी जी, इसलिए 2 आंखें भी लगाते हैं। अमूमन 3 ही आंखें लगानी चाहिए इसमें, तभी ये जो है अच्छा पौधा जो है बन सकता है। अगला सवाल और डॉक्टर साहब, क्योंकि सवालों की झड़ी लगाऊंगा मैं अब आपको, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए ये टहनी है और मुझे अपने बागीचे से ही ये जो ग्राफ्ट मटेरियल है मुझे अपने बागीचे से ही उठाना है, तो सबसे बेहतरीन अगर मुझे अपने बगीचे से उठाना है कोई टहनी, मुझे जो है ग्राफ्टिंग के लिए मटेरियल लेना है, तो सबसे बेहतरीन मटेरियल कौन सा होगा? सबसे पहले आपको देखिए, हर बगीचे में कोई ना कोई प्लांट जो है बिल्कुल डिफरेंट होता है, और फल जब उसमें निकलता है वो अलग किस्म का होता है जी। ऐसा नहीं है कि जैसे मेरे पास यहाँ 500 पौधे हैं, ये 500 पौधे एक ही तरह के होंगे। कुछ पौधे में इसमें ऐसा फल निकलेगा जो वैरायटी भले ही मैंने वो लगाई है, जो माना इसमें स्कारलेट स्पर 2 या ओरेगन 2 लगा हुआ है जी, लेकिन उनके बीच में से भी कुछ पौधे जो है वो बहुत ही बेहतर फल निकलता है, जिसमें हमने वो सिलेक्ट करना होता है जी। तो उसको सिलेक्ट करके वो सिलेक्ट किया जाएगा आपका जब बियरिंग होगी। बियरिंग टाइम में जब मैच्योरिटी होती है उस टाइम पता लग जाता है आपको भी मेरे बगीचे में कौन सा पौधा जो है बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है जी। तो उस पौधे से हमने बडवुड लेनी है। अच्छा, हाँ, और बडवुड सिलेक्शन जो है वो आपने करनी है, और उस समय से आपने जो है, जैसे आप यहाँ हम खड़े हैं अभी देखिए, ये वाला यदि मैं बडवुड लेता हूँ जी, तो ये इसको चलाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत बारीक है जी, कम से कम इतने थिकनेस का, जी, ये इतने थिकनेस का आपको जो है बडवुड लेना है। और जिसकी आंखें, वाटर स्प्राउट नहीं होना चाहिए उसमें, बीच में कई बार वाटर स्प्राउट निकलते हैं ना, जी, जी। वो भी कलम के लिए जो है वो माफिक नहीं माना जाता है। और ये जिस तरह से इसमें देखिए आप आंखें कैसी उभरी हुई हैं, ये कलम के लिए जो है वो बेहतर स्टिक है। मतलब ये पहचान है एक की जो है उभार जो है बर्ड्स में होना चाहिए। आप ये मान सकते हैं कि जिसमें थोड़ा सा ग्रोथ है, आप वो आइडिया जो है वो देखकर लग जाएगा आपको कि वो जो है बेहतर हो सकता है, आपकी जो स्टिक है वो बेहतर स्टिक हो सकती है। बिल्कुल, ये आपका कहना है। अगला सवाल हमारे व्यूवर्स का ये है कि कलम करने के लिए सबसे सही वक्त कौन सा है? हाँ, 15 फरवरी के बाद जो लो लाइंग एरियाज हैं जी, उसमें तो अब राइट टाइम है अब इसका सेब की जो बल्कि जो हमारे गुठलीदार फल हैं उनकी तो कलमें हो जानी चाहिए आज को, या अब स्टार्ट कर दें। यदि नहीं हो पाई है तो जो बागवान है वो स्टार्ट कर दें। लेकिन सेब, नाशपाती, ये जो इस तरह की जो हमारे पास फल हैं तो इनके जो है कलमें अब 15 और 20 फरवरी के बाद शुरू कर दें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्योंकि यदि एक बड़ा काम करना है जिस किसान ने, तो यदि वो अप्रैल तक आगे जाएगा तो उसमें आगे ग्रोथ का भी फ़र्क रहता है। तो 20 फरवरी के बाद तो ऑनवर्ड स्टार्ट हो जाना चाहिए इसके कलमों का काम। बिल्कुल। यहाँ एक और विधि जो है उसका डेमोस्ट्रेशन हम देख रहे हैं, सर जो है नई कुछ ट्राई करने का एक कोशिश कर रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि वो उन्होंने एक नया तरीका जो है अपनाया है। तरह से लगती थी ये जी, ये दोनों तरफ से खाल को छील दिया जाता है जी। जी, और इसके लिए थोड़ा मटेरियल ज़्यादा लगता है जी। इसमें ये आप जरा दिखाएंगे नज़दीक से? हाँ, थोड़ा नज़दीक प्लास्टिक का है नहीं अभी। जी जी। तो मैंने हाथ से रोका है इस तरफ से, और दोनों साइड से बराबर चाकू से छील, मतलब खाल निकाली है
छिला नहीं है। और ये इस तरह से बना के यूं लगा दिया। ये काफ़ी नई विधि है जी, और पिछले 5-6 साल से ये चल रहा है जी। उसके बाद ज्यादा प्रचलन में है। हाँ, 5-6 सालों से ही चली है ये। जी और इसके बाद प्लास्टिक बांध लो ज़्यादा। जिस तरह से इसका डाया इतने मोटे में आप 2 कलमें भी इसमें लगा सकते हैं, ये इसका प्लस पॉइंट है। ताकि ये जल्दी ग्रो करे जी और इसमें कैंकर आने का खतरा बहुत कम रहता है, क्योंकि दोनों तरफ से अगर ग्रो करेगी तो बीच में गैप नहीं रहेगा। जी अगर एक कलम करते हैं तो एक साइड से जो है वो पानी रिसने का खतरा रहता है, जी। तो उससे पौधा आपका सड़ सकता है। अच्छा, इसलिए अगर 2 कलमें मोटे में लगाएंगे तो वो जल्दी फिलअप कर जाता है 1 साल के अंदर अंदर ही। इसका ये फायदा है। अगर ये वाला जो तरीका अगर इसका इस्तेमाल हम करते हैं, मतलब 3 इंच से ऊपर जो टहनियाँ हैं, जी। अगर आपने टॉप वर्किंग करनी है उसके लिए तरीका सबसे बेहतर है। ये क्योंकि वाला इसमें जो टंग नहीं चल सकेगा, मोटे में टंग नहीं चल सकता है। ये नहीं है, अदरवाइज ये पार ये दिखाया जा सकता था। बिल्कुल ये जो मेरा जो वो दूसरा बगीचा टॉप वर्क हुआ है, बहुत सारे आपने देखे हैं अभी पौधे। बिल्कुल बिल्कुल हमने वो देखा। इसी विधि से हुए हैं। उसमें काफ़ी मोटे मोटी टहनियाँ हमने जो है वो काट दी थी और इस तरह की जो उसमें ग्राफ्टिंग करके अभी कामयाब है वो। अब समय यदि रहता है तो अभी देख सकते हैं उसको हम। मेरा ख्याल से सिग्नल का वहाँ थोड़ा सा इशू था सर, लेकिन हम कोशिश करेंगे हमारे व्यूवर्स को दिखाने की, अगर वहाँ सिग्नल आता है वापस तो हम कोशिश करेंगे दिखाने की। लेकिन एक बार तरीका आप देख लें, कुछ इस तरह से ये बनाई गई है ग्राफ्ट, और दोनों तरफ से मेरी कैमरामैन से गुजारिश है एक बार ये अपने होल्ड आप कीजिए सर, वो थोड़ा नज़दीक से हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ये डायमीटर्स आप देख लीजिए, दोनों तरफ से इसको छिल दिया गया है इसकी खाल को, और इसके ऊपर जो है बिल्कुल एक बार फोकस कीजिए आप, हम आपको दिखाने की वो कोशिश कर रहे हैं। एक बार आप देख लीजिए, दोनों तरफ से खाल को छिल दिया गया है और इसके ऊपर ये लगाएंगे। एक बार लगाइए सर। ये एक अलग तरीका है, और जो खास तौर पे मोटी जो टहनियां हैं वहां पर ये जो विधि है ग्राफ्ट करने की, जो ये वाली विधि है, ये ज्यादा बेहतरीन विधि है। और इसके रिजल्ट्स जो है वो मोटी टहनियों में, खास तौर पे जिसका डाया जो है ज्यादा, हाँ थोड़ा दिखाइए वो, अगर यहाँ पर आपने वो टॉप ग्राफ्ट किया है तो वो हम आपको दिखा देते हैं कुछ। अब एक बार ये आपने देख लिया कि विधि ये है, इस तरह की विधि है, लेकिन उसके रिजल्ट्स हम आपको दिखा देते हैं। आइए वो रिजल्ट्स हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। इस वक्त हम बागीचे में हैं, ये आप देख सकते हैं। बताइए सर। क्रॉस ग्राफ्ट करके जो मैं पहले दिखा रहा था पतले पे, उसी से ही तरीके से हुआ है जी और 3 साल पहले ये कलम की थी जी हालांकि ग्रोथ तो उतनी है नहीं जी, पर कलम जो है पूरी तरह फिलअप होगी। जो मैं कह रहा था ना, कैंकर खतरा नहीं रहता। ये देख लो आप, जी जी, पूरा भर चुका है। बिल्कुल जो जख्म था वो पूरा हो गया। 1 साल के अंदर ये जख्म पूरा हो जाता है जी। अच्छा, और मोटी टहनियों के लिए सबसे बेस्ट तरीका है। जी जी। तो ये मतलब अगर मोटी टहनी आपने ग्राफ्ट करनी है तो सबसे बेहतरीन जो है, कई ऐसे वैरायटी आ जाती है आपके बगीचे में, जी। तो आपको सैंपल 7-8 साल बाद आता, पता चलता भी ये तो सारा बेकार आ गया। जी तो उसके लिए यही फार्मूला सबसे बढ़िया है। अच्छा, नहीं तो फिर दूसरा तरीका करना पड़ेगा आपको। पहले साल पूरी टहनियाँ काट दो, फिर नई ग्रोथ आएगी, फिर उसमें ब्रेक लगाओ, वो फिर 3 साल और पीछे हो जाएगा बागवान। अच्छा, तो ये अपना तजुर्बा है आपका। हाँ जी, हाँ जी। तो बिल्कुल जिसे कहते हैं तजुर्बा बहुत है सर। अगला सवाल मेरा ये है कि जैसे आपने कहा, मान लीजिए अगर आपका ग्राफ्ट करने का तरीका प्रॉपर नहीं है, कलम तो लग गई, कौन कौन सी बीमारियों का खतरा रहता है? डॉक्टर साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, आप भी इस विषय पर जरूर बातचीत अगर करें। आप करेंगे बड़े पौधों में टॉप वर्किंग, तो जी। आपको छाया देने के लिए चिकनी मिट्टी गोबर का लेप लगाना पड़ेगा पूरे पौधे पे, जी और वो भी मई और जून में 2 बार, जी ताकि पौधा धूप से बच जाए। क्योंकि पौधा खाली होगा तो छाया तो मिलेगी नहीं। जी, मई जून में गर्मी पड़ेगी तो पौधा फट सकता है। ओके, और मैंने यहाँ, अब वो पौधा खत्म हो गया, 52 साल के पौधे में टॉप वर्किंग की थी जी। यहीं इसी खेत में, लेकिन अब वो खत्म हो चुका है। अच्छा तो 7-8 साल उसने फल दिया था, सुपर चीफ और स्कारलेट लगाया था उसमें। अच्छा, तो 2 साल में उसमें बस वही काम किया, चिकनी मिट्टी गोबर का लेप लगाया और पौधा बचा दिया था। जी यदि वो धूप में एक्सपोज होगा तो उसके जलने का पूरा खतरा रहेगा और आपका सारी मेहनत जो है वो बेकार चली जाएगी। सही बात है। तो अगला जो मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब, वो अब आपसे मेरा सवाल ये है कि एक रॉयल की जो वैरायटी है वो सबसे बेहतरीन मानी जाती थी, और आपके बगीचे में मैं जब गया तो स्पर की नई वैरायटी में बड़े बड़े पौधों को जो है आपने ग्राफ्टिंग के तरीके से चेंज कर दिया। इसके पीछे की वजह? थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है कि जैसे अब रॉयल मैंने लगाया, रॉयल डिलीशियस जी, तो उसमें कई धारीदार रॉयल आ गया। जी वो सितंबर तक जो है वो तैयार ही नहीं होता।
जी जब तक मार्केट में स्लंप बहुत आ चुका होता है। जी मेरे पास भी ऐसी कंडीशन रही उधर। जी तो मैंने लाल सेब लगाने के लिए जी वो टॉप वर्क किया है उन पौधों का, क्योंकि वो काफ़ी बड़े हो गए थे, ग्रोथ अच्छी है, तो काफ़ी बड़े हो गए थे। 12, 13, 14 साल में ही वो बहुत बड़े बड़े वृक्ष हो गए थे तैयार। लेकिन उसमें जब फल आया तो वो इतना अच्छा नहीं था जितना रॉयल होना चाहिए था। जी तो चलो कमर्शियली वो मेरे लिए घाटे का सौदा था। मैंने उसको सोचा कि इसको रिमूव कर दें। जी तब तक जेरोमाइन भी इंपोर्ट हो चुका था, जी बडवुड या प्लांट्स भी आ गए थे। जी तो हमने जो है वो जेरोमाइन में कन्वर्ट किया, वो ब्लॉक सारे का सारा जेरोमाइन में कन्वर्ट किया हुआ है। जी और वो अब मेरे पास 15 अगस्त से पहले पहले ही तैयार होके जो मार्केट चला जाता है, तो अच्छा वैल्यू मिल जाती है। लास्ट ईयर भी काफ़ी अच्छी वैल्यू मिली है वहाँ से। जी और उसी प्रकार से कई और वैरायटीज़ आ जाती है, इक्का दुक्का पौधा, तो उसको भी हम टॉप वर्क करके चेंज कर सकते हैं अपने मन माफिक। जो हमको वैरायटी अच्छा पैसा दे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से रॉयल में एक तो जुवेनाइल पीरियड बहुत ज़्यादा हो जाता था सीडलिंग पर, जी वो भी एक प्रॉब्लम थी। इंतज़ार करते रहे तो तब तक नई वैरायटीज आ गई थी, तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया। मतलब और अब जिधर मेरे पास ज़माना। रेड ब्लॉक्स और जेरोमाइन के काफ़ी सारे पौधे हैं सीडलिंग पर। और अब कुछ क्लोनर रोड स्टॉक पे भी, जैसे यहाँ तो काफ़ी पुराना है, ये तो काफ़ी पहले का लगा हुआ है। ये M7 पे है, इसमें M793 भी है और MM111 भी है जिस बगीचे में जहाँ हमें। लेकिन उस दूसरे बगीचे में जो है अब M9 पर ज़्यादा है लगा हुआ और MM111 पे लगा हुआ है वो नई वैरायटीज़। तो इस तरह से हमने थोड़ा सा चेंज किया है ताकि हमें जो है अच्छा जो है वो फ़ायदा मिल सके। तो चलिए अगला जो सवाल है वो सवाल ये है कि लोग कहते हैं कि बागवानी विभाग में कार्यरत अधिकारियों से ज़्यादा बेहतर बागवान जानता है, आपका क्या मानना है? नहीं, ये उनका कहना भी ठीक है जो ऐसा कहते हैं, क्योंकि असली वैज्ञानिक तो वो है जो फील्ड में काम करता है। ये तो मैं भी मानता हूँ। जी असली वैज्ञानिक जो है हमारा किसान है। जी लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियाँ होती है जी कि वैज्ञानिक की सलाह लेके भी काफ़ी आगे बढ़ा जा सकता है यदि तालमेल हो। जी तो मैं मानता हूँ कि बागवान यदि हम भी फील्ड में जब काम करते हैं तो हम भी अपने आप को काफ़ी अच्छा समझते भी, हम भी कुछ कर सकते हैं। हमें ये पता है कि इस पेड़ ने क्या किया है, इसने क्या रिजल्ट इसके रहे हैं। तो यही किसान का है, किसान भी देखता है। जिसने 24 घंटे बगीचे में रहना है वो अपने आप को बेहतर जो है वो वैज्ञानिक होता है। लेकिन कई तकनीकी चीज़ें कई ऐसी होती हैं जिसको जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पर या हमारे जैसे कृषि विज्ञान केंद्र है, उद्यान विभाग है, उनकी सलाह ज़रूरी लेना होता है। बिल्कुल सही बात है। अंधेरा जो है वो भी अब जिसे कहते हैं घड़ी की सुइयां इशारा कर रही है कि भैया अब बहुत हो गया, अब आप चलिए। लेकिन अगले हफ्ते किसी और विषय पर डॉक्टर साहब आपसे फिर मुलाकात करेंगे और अपना कीमती समय जो आपने हमें दिया है उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी है। अच्छा ये बताइए सर, इसमें हम क्या कर सकते हैं? अच्छा अच्छा, चलिए ये जो है अब आपको हमारी तरफ से एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो कीमती वक्त हमारे व्यूवर्स के लिए निकाला और व्यूवर्स कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की है। वक्त जैसे चलता रहेगा हम आपके पास आते रहेंगे। बिल्कुल समय, क्योंकि इसमें तो बागवानी में जो है हर फोर्टनाइटली जो है वो ऑपरेशंस होते हैं जी। तो आप जब भी जाएं मुझे कॉल कर लें 1-2 दिन पहले, ताकि मैं भी अपने थोड़ा समय निकाल दूं। क्योंकि इससे बेहतर जो है वो आपके लिए, हमारे लिए या किसानों के लिए क्या हो सकता है जी। कि हम फील्ड से जो है प्रैक्टिकल रूप में, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल ज़्यादा रहा हूँ जी, तो वो चीज़ जो है हर बागवान के साथ शेयर करें जी। जिसको अच्छा लगे वो अपना लें, क्योंकि जिसे अच्छा नहीं लगे तो वो भी बेहतर जानकारी प्राप्त और जगह से कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि जानकारी प्राप्त करते रहना चाहिए। अब तो इंटरनेट का ज़माना है, इसमें बहुत कुछ है। मेरी गुजारिश आप भी इधर आ जाएं सर। हम जो है हम यहाँ रहते हैं हिमाचल में, हम तो कश्मीर की कंडीशन से भी अलग से सेब तैयार करते हैं, तो हमारी कंडीशंस अलग हैं, तो हमें जो है यहीं के हिसाब से ही बात करनी पड़ती है। जाते जाते आप दोनों की तरफ से जो नए बागवान है, बागवानी में जो नया युवा जो है बागवानी की तरफ जाना चाहता है, उनके लिए क्या आप कहना चाहते हैं? नए हुआ तो मैं तो ये समझता हूँ कि एक तो मोबाइल पे 10 बजे शाम को मोबाइल छोड़ दें जी, और सो जाएं।
जी युवाओं के लिए विशेष रूप से, जी ताकि सुबह जल्दी उठ के अपने बाग में जाएं, देखें कहीं कीड़ा लगा है, जी कहीं रूट बोरर है, कहीं रूट रॉट है, कहीं कॉलर रॉट है, बीमारियां तो बहुत सारी हैं। जी तो युवा चाहे तो एक बेहतर भविष्य जो है ले सकते हैं, नौकरियों के पीछे भागने की जरूरत नहीं है यहाँ, मैं तो ये समझता हूँ, जहाँ तक मेरा अपना अनुभव कहता है। जी तो 4-5 साल मेहनत कर लो, आज तो तीसरे साल सैंपल आ रहा है जी, स्पर लगा लो, तीसरे साल फसल लेना शुरू कर दो। जी काहे को नौकरी के पीछे भागेंगे, हम मेहनत तो करनी पड़ेगी जी, बिल्कुल करनी तो पड़ेगी हाथ मेहनत करके तो कुछ मिलेगा नहीं। बिल्कुल परिश्रम के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, परिश्रम करेंगे तो सब कुछ संभव है। अरे वाह क्या बात है, बिल्कुल सही। मेहनत के बगैर जिंदगी में कुछ नहीं मिलता। आपकी तरफ से नए बागवानों को और बागवानों को क्या मैसेज है? बिल्कुल, अब तो आप जुड़िए, मैं तो सबसे अच्छा प्रोफेशन इसी को मानता हूँ। खासकर हमारा जो एप्पल ग्रोइंग एरिया है, इसमें दूसरा कोई और प्रोफेशन अच्छा हो ही नहीं सकता। मैं आपको पिछले हफ्ते भी कहा था कि मेरे साथ काफ़ी लोग जो जवान हैं, काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे हैं, वो जुड़ रहे हैं और वो बेहतर भी कर रहे हैं जी, क्योंकि उनको सिर्फ लगन चाहिए जी, लगन चाहिए। बाकी वो अपनी आज़ाद ज़िंदगी जी सकता है यदि वो बागवानी करता है, और बहुत अच्छा अर्निंग भी कर सकता है जी, कर भी रहे हैं। और युवाओं को ज़्यादातर जो है अपने जिनके पास रिसोर्सेज हैं, खेत हैं जी, और बगीचे हैं, उन पे ध्यान दें। वो हमारे समाज के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। आप दोनों का एक बार पुनः बहुत बहुत शुक्रिया, और जेवीएन विजन टीवी पर हमारे व्यूवर्स आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बागवानी से जुड़ी ग्राफ्टिंग का वक्त है और ये अहम जानकारी जो है हमने आपसे साझा की है, और अगले हफ्ते किसी और विषय पर आपसे फिर मुलाकात होगी। और हाँ, सांझ जरूर ढलने लगी और जेवीएन विजन टीवी पर शाम को एक बड़ा सरप्राइज हमारे व्यूवर्स के लिए। आप बने रहे जेवीएन विजन टीवी के साथ। आज की शाम और खूबसूरत और खतरनाक होने वाली है, क्योंकि शाम को हमारे साथ मैं ये सरप्राइज रखना चाहता हूं। मुलाकात फिर से होगी शाम को। आप बने रहे जेवीएन विजन टीवी के साथ। आज की शाम और होगी खास। आप बने रहे अपने दोस्त के साथ। अभी के लिए बागवानी में इतना ही। आप जुड़े रहे हमारे साथ। मैं मुनीश नंदन इन खूबसूरत बागीचों से और खूबसूरत वादियों से इजाजत ले रहा हूं। नमस्कार।